حي على الفلاح. علمه البيان الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فنشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد. मोहतरम मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तरबियती वर्कशॉप का दूसरा दिन है और तीसरे सेशन का आगाज़ होने जा रहा है। इस सेशन की सदारत साबिक़ नाज़िम जामिया मौलाना रहमतुल्लाह असरी फलाही मदनी साहब फरमा रहे हैं। इस सेशन में मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब एस अमीनुल हसन साहब जनरेशन अल्फ़ा की नफ्सियात का मुताले के उन्वान पर गुफ्तगू फरमाएँगे। फिर आधे घंटे का वक्फ़ा होगा। वक्फ़े के बाद बच्चों के इर्तिक़ाई मराहिल की नफ्सियात के उन्वान पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान लबकुशाई करेंगे और आखिर में सदारती कलमात साबिक़ नाज़िम जामिया पेश करेंगे। इस नशिस्त का आगाज़ तिलावत कुरान से होगा। क़ारी मुजीबुर रहमान क़ासमी साहब से गुजारिश है कि तिलावत कुरान से इस बज़्म का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुक लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदि ज़ालिमीन। वइज़ जअलना अलबैत मताबतन लिन्नासि वअमना वत्तख़िज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला वअहिदना इला इब्राहीम वइस्माईल अन طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيम। तिलावत कुरान के बाद मेहमान खुसूसी का मुख्तसर तारुफ़ पेश खिदमत है। आपका इसमें गिरामी एस अमीनुल हसन है। आपका ताल्लुक़ वानमबाड़ी तमिलनाडु से है। बेंगलोर यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। उसके बाद मद्रास यूनिवर्सिटी से नफ्सियात में MSc मुकम्मल किया। आप एक मशहूर मुक़र्रिर, ट्रेनर और माहिर नफ्सियात हैं और आप मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। आपके हज़ारों लेक्चर्स हिंदुस्तान में हो चुके हैं
और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान, दुबई, सऊदी अरब, कुवैत और कतर में भी सैकड़ों लेक्चर्स हो चुके हैं। आपने 10 साल में रमज़ानुल मुबारक के महीने में 300 लेक्चर्स में पूरे कुरान की तफसीर बयान की। इसकी इख्तितामी प्रोग्राम की सदारत मौलाना मोहम्मद सालिम कासमी रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद वक़्फ़ ने फरमाई थी। आप 25 साल से रमज़ानुल मुबारक के महीने में कुरान करीम पर लेक्चर दे रहे हैं। 2006 से बेंगलोर में तलबा के लिए कुरान के मुताले की क्लासें भी चला रहे हैं। आप SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के कुल हिंद सदर रह चुके हैं और इस वक्त नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद के मनसब पर फायद हैं और जामिया की शूरा के रुकन भी हैं। इस मुख्तसर तारुफ़ के बाद मेहमान खुसूसी से गुजारिश है कि जनरेशन अल्फ़ा की नफ्सियात का मुताला के उन्वान पर इज़हार ख़याल करें और मुस्तफ़ीद फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। मोहतरम ज़िम्मेदारान जामिया, असातिज़ा इकराम, मेरे लिए मसरत की बात है, आज खुशी भी है कि आज आप असातिज़ा इकराम के दरमियान नफ्सियात के एक अहम मौजू पर गुफ्तगू की सआदत मिली, मौका मिले। परेशानी की बात होती है, दीनी मदारिस के टीचर्स के दरमियान ट्रेनिंग देना कोई आसान काम नहीं होता। इससे पहले मुझे मदरसतुल इस्लाम में भी जाने का मौका मिला और वहाँ 2 दिन का वर्कशॉप हुआ, लेकिन यहाँ तो मेरे ख्याल से होते रहते ही। तो वहाँ जब वर्कशॉप हुआ तो पहले सेशन में तो बड़ी दिक्कत हुई, इसलिए कि लोगों का ख्याल था कि हम तो कुरान और सुन्नत को पढ़ाने वाले हैं, हमें कौन सी नई चीज़ की ज़रूरत है, हमें क्या ज़रूरत है वर्कशॉप की, ट्रेनिंग की। ये एक नुक्ता नज़र था, माइंडसेट था। लेकिन धीरे धीरे जैसे गुफ्तगू आगे बढ़ती गई तो उन्हें पता चला कि कुछ नई चीज़ों की भी जानना ज़रूरी है। तो आप में से कितने लोग ख्याल करते हैं कि इस तरह के मौज़ूआत पर वर्कशॉप होना चाहिए? माशाल्लाह, इधर 50%, इधर 50%। तो अभी 50% लोगों का ख्याल है कि नहीं होना चाहिए या होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए, हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया से वाकिफियत के बग़ैर हमारा कम्युनिकेशन बेहतर नहीं हो सकता। टीचिंग दरअसल क्या है? कम्युनिकेशन है। टीचर के जहन में जो बातें होती हैं, जो तसव्वुरात, जो इल्म, जो विज़डम, हिकमत, ये कैसे हम दूसरों तक मुंतकिल कर सकते हैं जब तक कि हम गुफ्तगू नहीं करेंगे। और कम्युनिकेशन के लिए वन साइडेड कम्युनिकेशन नहीं होता कि मैं जो कुछ जानता हूँ बस मैं उसे उंडेल दूँ। उसकी बजाय मुझे सामने वाले के बारे में जानना ज़रूरी होता है। कम्युनिकेशन में बहुत ज़रूरी है। अभी इस वक्त हमारा मौजू कम्युनिकेशन स्किल्स पर नहीं है, हमारा मौजू है अंडरस्टैंडिंग जिन अल्फ़ा। तो ये क्या चीज़ है, इस पर हम बात करेंगे अभी तफसील से। लेकिन आप बहैसियत टीचर, तलबा से आपका साबिक़ा होता है और इस वक्त आपको 2 किस्म के तलबा सामने हैं। एक जनजी है, एक जन अल्फ़ा है। हो सकता है कि जनजी आपके पास पढ़कर निकल गई हो या कुछ तलबा अभी पढ़ रहे होंगे। आप चाहें तो उस पर भी हम अलग से बात करेंगे, जनजी पर। उसके बाद एक जनरेशन, एक नस्ल है जिसका नाम है जन अल्फ़ा। उसके बाद एक जनरेशन आ गई है। क्या है वो जनरेशन? बीटा। इधर जानते हैं, इधर जानते हैं नई नस्ल का नाम, उसका नाम है जनरेशन बीटा। बाद में बात करेंगे। पहले इस मौजू पर बात करते हैं कि जनरेशन क्या चीज़ है, ये नस्लें क्या चीज़ हैं, बताइए। उधर भी एक माइक दे दें ख़वातीन की तरफ, इधर भी एक दे दें जी। जनरेशन्स क्या चीज़ है जिस पर हम बात कर रहे हैं? जनरेशन, नस्लें। जन जी कहते हैं, जन अल्फ़ा कहते हैं, जन बीटा कहते हैं, और भी बहुत से जनरेशन हैं। क्या चीज़ है ये? क्यों इसे जानना ज़रूरी है?
बोलिए ना, माइक पे बोलिए जी। तख्लीक नहीं, कोई और बेटर आंसर? खास उनके लोग हाँ, जिनका ख्याल एक जैसा हो, यस बिल्कुल करेक्ट सोच रखते हों। जी, सही है। एक ख़ास ज़माने के लोग जिनकी सोच एक जैसी हो, जिनका काम करने का तरीक़ा एक जैसे हो, ये इन्होंने बताया, सर ने बताया। सही। और कोई और जवाब? कोई और जवाब? इधर से और? चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी जगह साइंटिस्ट ने बैठकर ये क्लासिफिकेशन किया हो कि इस जनरेशन का नाम ये होगा, इस जनरेशन का नाम ये होगा, इस जनरेशन का नाम ये होगा। कभी ऐसा नहीं हुआ। किसी नावलिस्ट ने एक लफ्ज़ लिख दिया, किसी साइकोलॉजिस्ट ने किसी ज़माने में एक लफ्ज़ लिख दिया, किसी सोशल साइंटिस्ट ने एक लफ्ज़ लिख दिया, बाद में चलकर ये सारे मुरतब हो गए। इनमें सबसे पहला जनरेशन जो इस वक्त हमारे दरमियान हो सकता है वो 1930 से 46 के दरमियान पैदा होने वाला ग्रुप है कोई आपके मालूमात में? 1930 से 46 तक आपके वालिदैन में से कोई होंगे बहयात? नहीं, 1930 से 46 के बीच। इसका मतलब है 80 साल के होंगे इस वक्त। 80 बरस के कोई नहीं है? नहीं, घरों में तो होंगे, मोहल्लों में होंगे, कोई जमात में तो होंगे। अच्छा, इधर नानी अम्मा दादी अम्मा तो होती होंगी कोई 80 साल की, है ना भाई जी? हैं? देखा है आपने उनको? जी जी, दादा हैं। इसको कहते हैं साइलेंट जनरेशन। साइलेंट, एकदम खामोश है जनरेशन, इसे कोई दिलचस्पी नहीं। दुनिया एकदम बदल गई। जिस वक्त वो पैदा हुए, जिस वक्त उन्होंने तालीम हासिल की, जो दुनिया उन्होंने देखी, उससे ये दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनकी समझ ही में आता नहीं और बिल्कुल खामोश है लोग, साइलेंट। हमने देखा शूरा में, जब हम शूरा में आए आज से 20-25 साल पहले, तो उनमें से बड़े बड़े नामवर लोग थे जिनके नाम के आगे हमारा सर झुक जाता है, बहुत नेक लोग। लेकिन शूरा में जब बैठते थे तो साइलेंट थे। हमने बाकायदा देखा है साइलेंट जनरेशन को, बड़े बड़े बुजुर्ग हमारे। इसलिए कि जो जदीद इश्यूज़ आ गए, जो जदीद मसाइल आ गए, जो जदीद बातें आप शूरा में करते हैं, वो उनकी समझ से परे है। वो डिबेट ही नहीं कर सकते, वो डिस्कशन ही नहीं कर सकते इन इश्यूज़ पर। CAA आ गया, NRC आ गया, कोई भी इस तरह के इश्यूज, मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग ही में नहीं है कि किसी की शहरियत भी कभी ख़त्म हो सकती है। दे आर कॉल्ड ए साइलेंट जनरेशन। 1930 से 46 तक उन्होंने जो दुनिया देखी वो दुनिया अंग्रेज़ों की दुनिया थी जिसमें पैदा हुए। उस ज़माने में उन्होंने 2 जंगों को देखा, जंग अजीम अव्वल, जंग अजीम दुआम, वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार सेकंड। हमने नहीं देखा, हमें नहीं मालूम है क्या है। उस ज़माने में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि भाई हमारा तर्जुमान निकलने में ताख़ीर हो गया, पेपर की किल्लत थी। आपने पढ़ा होगा ना, उस वक्त हमें समझ में नहीं आता था ये क्या है, पेपर का शॉर्टेज क्या है। लेकिन अब पता चलता है पेट्रोल का शॉर्टेज क्या है और गैस सिलेंडर का शॉर्टेज क्या है। समझ में आ रहा है अब? उस वक्त हम पढ़ते थे जब, तो हमें समझ ही में नहीं आता कि भाई पेपर की शॉर्टेज की वजह से तर्जुमान नहीं निकला। तो ये जंगों का मसला था, ये एक दुनिया थी, एक नस्ल थी। इसके कुछ लोग बकायाजात, इसके बाकियात इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं। कुछ लोग हैं 80-90 साल के लोग हैं, ये गोया कि बस शो पीसेस इस वक्त। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, उन्होंने बहुत कुछ खिदमत अंजाम दी, लेकिन आज की दुनिया से वो इर्रिलेवेंट हो गए। 1946 से 1964 तक जो पैदा हुए, 1946 से 64, मेरे ख्याल से एक मजलिस में कुछ लोग होंगे 64 से पहले की पैदाइश। कितने लोग हैं 1964 से पहले? इस 3-4 लोग, इधर भी कुछ होंगे जी। इनको कहते हैं बेबी बूमर्स। बेबी बूमर्स यानी कसीरुल औलाद। इनके घरों में 8-10 बच्चों का होना मामूल है। सर आपके कितने भाई बहन थे मौलाना ताहिर साहब? आपके भाई बहन? हाँ, अच्छे। और कोई हाथ उठाए थे?
आपके कितने घर में? 7 लोग, 4 और 2 6 लोग, फिर भी कम ही है, वरना बेबी बूमर्स के घर में 10-12 बच्चों का होना बिल्कुल नॉर्मल था। जैसे हमारे वालिद साहब तो वो 7 भाई 2 बहनें 9। तो ये जंग अजीम दुव्वम के बाद 2 करोड़ लोग जब मारे गए तो उस ज़माने में बच्चों की पैदाइश बहुत ज़्यादा हुई और इनकरेज भी किया जाता था, इसलिए कि आबादी कम हो गई, नस्लें कम हो गई। ये जो 64 तक के पैदा होने वाले लोग हैं, इनकी एक अलग दुनिया थी। ये हिंदुस्तान की आज़ादी को इन्होंने देखा, हिंदुस्तान में नए नए उसूल बनते हुए देखा, नई नई यूनिवर्सिटियां बनते हुए इन्होंने देखा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये जानते, हम नहीं जानते, हमारे ज़माने के लोगों के पास अब इस वक्त ये धुंधला हो गया है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, हिंदुस्तान का डेवलपमेंट देखा इन्होंने, रोड का बिछना देखा, रेलगाड़ियों के डब्बे बदलते हुए देखा इन्होंने, ये सब चीज़ों को इन्होंने देखा है। ये इस नस्ल की खुसूसियात में से नंबर 1 बहुत ओबीडियंट नस्ल है। ये हो गया 1964 तक, जिसे हम कहते हैं बेबी बूमर्स। मगर ये वो लोग हैं जो अपने गांव से, अपने वतन से बाहर नहीं निकले, गांव में, करियों में, खेतों में रहे और अपने गांव की तालीम उन्होंने हासिल की। बहुत ज़्यादा आला तालीम कम ही लोग हासिल करते थे। अब उसके बाद की जो नस्ल है 1965 से 1974-75 तक है ना, 1965 से 1974 तक मान लें, ये हमारी नस्ल है, जेन एक्स कहते हैं, जेन एक्स, जेनरेशन एक्स। दुनिया में इस जनरेशन से ज़्यादा तब्दीली किसी ने नहीं देखी। जितनी तब्दीलियां हमने देखी हैं, जितने मरहलों से हम गुजरे हैं, इतने मरहलों से कोई और नहीं गुजरा। जब हम अपने बच्चों को बताते हैं कि आटा चक्की में पीसा जाता था तो हमारे बच्चे ताज्जुब करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है चक्की को। हम पानी जो है कुएं से निकालते थे, मोटर का तस्वुर नहीं था, बच्चों को पता ही नहीं कि कभी घरों के अंदर कुएं होते थे। अपार्टमेंट की ज़िंदगी है ना हमारी। ये जो नल का जो लाइन है घरों में जो आता है, वो उस ज़माने में था ही नहीं हमारे बचपन में। तो बच्चे इमेजिन ही नहीं कर सकते कि टैप खोलेंगे तो पानी आएगा। ये जनरेशन एक्स ने ये सब देखा है। साइकिल के अलावा कोई चीज़ नहीं थी हिंदुस्तान में, कोई कार नहीं थी। एम्बेसडर कार एक, फिएट कार, 2 कारें थी, वरना यहाँ कार नहीं बनती थी। चेन्नई में एक एम्बेसडर कार की फैक्ट्री थी। हमने अपने सामने TVS 50 को आते देखा, उसके बाद बाइक्स को आते देखा हमने, उसके बाद स्पोर्ट्स बाइक को आते देखा। 1986 में पहली कार आई, मारुति कार, छोटी कार, माचिस के डब्बे की तरह। ये सब डेवलपमेंट हमने देखा। ट्रेन के टिकट के लिए एक छोटा सा टिकट मिलता था, लाइन में खड़े होकर लेते थे। राजीव गांधी के ज़माने के बाद कंप्यूटर टिकट आने लगा। तो ये जो जनरेशन है, इसने बहुत तब्दीलियां देखी, जनरेशन एक्स ने। जनरेशन एक्स की सबसे बड़ी खूबी ये है कि दे आर द फर्स्ट जनरेशन टू स्टेप आउट ऑफ देयर हाउसेस। घरों से बाहर निकलकर तालीम हासिल करने के लिए कहीं जाने की हिम्मत इस नस्ल ने की। इससे पहले के लोगों में से कम, इक्का दुक्का। हमारी नस्ल के लोग गांव छोड़कर शहर गए पढ़ने के लिए। मैं वानिमबाड़ी छोड़कर बेंगलुरु गया पढ़ने के लिए। हमारे सब भाई घर छोड़कर बाहर गए पढ़ने के लिए, चेन्नई गए, बेंगलुरु गए, दिल्ली जाना हुआ। तो इस तरह से ये पहला जनरेशन है जो बाहर निकला है। वो जनरेशन जो था हमसे पहले, जैसे मौलाना मदनी साहब ने कहा, वो बहुत ओबीडियंट था। ये जनरेशन, वालिदैन ने जो कह दिया वो हर पे आखिर है, बिला चूं चरा हर कुछ वो करते थे जो उनके वालिदैन। कमाने के बारे में उन्होंने कुछ कहा, टीचरी की जॉब लेने के लिए कहा, पोस्टमैन बनने के लिए कहा, शादी किसी से करने के लिए कहा, कर लेते थे ये लोग। लेकिन हमारा जनरेशन पहला जनरेशन जिसने खुद फैसले लेना शुरू किया, जॉब वो करूँगा जो मुझे पसंद है। और वालिद साहब कहते भी नहीं थे क्या करना है, क्योंकि उनको पता ही नहीं। शादी वहाँ करेंगे जहाँ हमें करना है। ये पहला जनरेशन है जो डिसीजन लेने के लायक बना। इससे पहले के जनरेशन के पास डिसीजन नहीं थे, वालिदैन की इताअत थी। बात समझ में आ रही है? सही है। देखा है आपने अपने भाइयों को, बहनों को, बच्चों को तो देखा होगा,
ऐसे ही होता है ना। वो लोग जो थे हमसे पहले, जो मैंने कहा कि बेबी बूमर्स, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग थे। खेत में चले गए तो सुबह से शाम तक, स्कूलों में चले गए पढ़ाने के लिए तो हम सुनते हैं कि साहब हफ्ता हफ्ता वहीं रहते थे स्कूल में, घर जाते नहीं थे मदरसे में। हफ्ते में एक मरतबा छुट्टी हुई तो अपने घर चले गए। बहुत मेहनती थे। हमारा जो जनरेशन है, हमारी जो नस्ल है, वो वर्क लाइफ बैलेंस उन्होंने सीख लिया। घर भी चलाना, जॉब भी करना, दोनों को बैलेंस करना इस नस्ल ने पहली मरतबा सीखा है। इससे पहले के लोग बिल्कुल डेडिकेटेड थे। जैसे अब खुद हमारे असातिज़ा इकराम हैं, आप देखिए ज़िंदगी उन्होंने लगा दी, वतन का कभी तस्वुर नहीं किया, पलट कर घरों को जाते नहीं थे, पूरी ज़िंदगी एक काज के लिए लगा देते थे। बहुत डेडिकेटेड जनरेशन जो बेबी बूमर्स की जनरेशन है। और हमारा जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं, दोनों चीज़ को बैलेंस करना है, वर्क लाइफ, काम धाम भी, ख़ानदान भी। पहले हम बाहर गए, जैसे मैंने कहा, पढ़ने के लिए। और अब आप समझ लीजिए एक नई बात, ये जो टेक्नोलॉजी है ये एक अपने आप में दुनिया है। साइबरिस्तान पर हमारे अमीर जमात ने किताब लिखी है, शायद आपने देखा हो। साइबरिस्तान एक दुनिया है अपने आप में। अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं ये इसी दुनिया में पैदा होने वाले सिटीजन्स ऑफ टेक्नोलॉजी हैं। जो आपके बच्चे हैं सिटीजन्स हैं, नेटिव हैं। हम जनरेशन एक्स वो लोग हैं जो माइग्रेंट हैं, हमने माइग्रेट किया। हम यहाँ के शहरी नहीं हैं, इस दुनिया के शहरी नहीं हैं, हमने सीखा है। ये जनरेशन ने, पहले जनरेशन एक्स ने, उससे पहले के जनरेशन में कम लोग हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी को सीखा हो। हम माइग्रेंट हैं, हम मुहाजिर हैं। कुछ लोग हैं जो डिजिटल नॉन सिटीजन हैं, अभी भी इस दुनिया में वो शहरी नहीं हैं। तो कुछ शहरी हैं, कुछ मुहाजिर हैं, कुछ गैर शहरी हैं। तो जनरेशन एक्स वो जनरेशन है जिसने अडेप्ट किया, सीखा टेक्नोलॉजी को। ये हमारा जनरेशन है। उसके बाद जनरेशन वाई या मिलेनियल कहते हैं, ये वो लोग हैं जो 1975 से 1997 तक पैदा हुए। इन सब की एक कामन मुश्तरक खुसूसियात है। ये वो नस्ल है जिसने टेक्नोलॉजी को उभरते देखा। मैं जब कॉलेज ख़त्म किया तब भी कंप्यूटर नहीं आया था हमारे पास। कॉलेज में कंप्यूटर नहीं आया था, कंप्यूटर कोर्स शुरू नहीं हुआ था। लेकिन ये जो नस्ल है जो हम कहते हैं 1975 से 97 तक, जेन वाई कहते हैं, जेन वाई या जेन मिलेनियल, इन्होंने पहली मर्तबा कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी को उभरते देखा। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहला कलर टीवी देखा। हम लोगों के ज़माने में तो ब्लैक एंड वाइट, उससे पहले जनरेशन को सिर्फ रेडियो से सुनते थे, इन्फॉर्मेशन का ज़रिया उनके पास रेडियो, हमारे पास ब्लैक एंड वाइट टीवी, बाद की नस्ल के पास कलर टीवी और कई चैनल्स आ गए। जब मैं तालिब इल्म था तो हमारे पास दूरदर्शन के अलावा कोई और चैनल नहीं था इन्फॉर्मेशन का, सही है। तो उसके बाद ये उभरने लगे। इन्होंने दुनिया को बदलते देखा। केबल्स इनके सामने बिछाए गए, वाईफाई के, इंटरनेट के। इनके सामने सैटेलाइट्स लॉन्च हुए, इनके सामने ट्रेन के डब्बे बदले गए और इंजन, जो कोयले से चलने वाली इंजन, डीजल के इंजन छोड़कर इलेक्ट्रिसिटी का इंजन इनके सामने आया। ये सब तब्दीलियाँ इन्होंने देखी हैं। इनका बहुत से काम कंप्यूटर पे होने लगा, ठक 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 ठक। पिछले ज़माने में लोग टाइपिस्ट होते थे, यहाँ भी फला में भी होते थे होंगे किसी ज़माने में, है ना, टाइप टक ठक 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 मारते रहते थे। टाइपिस्ट का ज़माना ख़त्म हुआ तो DTP वाले आए, है ना, डाटा एंट्री करने वाले। ये वो नस्ल है। उसके बाद जो नस्ल है जेन जी, उस पर आज हम बात नहीं कर रहे हैं। वो 1997 के बाद पैदा होने वाले और 2012 तक। शायद आपके स्टूडेंट्स में ये लोग होंगे। 2012 का मतलब है वो बच्चे जो इस वक्त आपके पास 14 साल के होंगे, सही है, 15 साल 16 साल के होंगे। जेन जी कहते हैं। जी जो है असल में हम लोग जो जेड कहते हैं ना, जेड, उसको जी प्रोनाउंस करते हैं। जेन जी, जेनरेशन जेड है ये, XYZ। ये वो नस्ल है जिसने 9/11 का वाक़या देखा। ये वो नस्ल है जिसने इस्लामोफोबिया देखा, इस्लाम दुश्मनी की फिल्मों को देखा। ये वो नस्ल है जिसने डिजिटल दुनिया में इनकलाब को देखा।
और जब ये बच्चे 1997 ये फ़ोन आया था 2002-03 में, और 2007 में ये फ़ोन आ गया था जो स्क्रीन वाला है। तो स्मार्टफोन 2007 में आया है। तो ये बच्चे 7-8 साल के थे, इनके हाथ में ये फ़ोन आ गया। तो इनका होमवर्क इसी में होता था, साइंस इसी में देखते थे, ये ज्योग्राफी इसी में पढ़ते थे, हिस्ट्री से जानते थे। ये पहली नस्ल है जिसने इसका इस्तेमाल शुरू किया, जेन जी ने। ये बैठ जाइए, अभी तकसीम न करें। प्रिंट आउट ले लिए वो, मैंने प्रिंट आउट के लिए कुछ दिया था, हैं? अच्छा, ये अटेंडेंस है क्या? अच्छा, मैंने कुछ प्रिंट आउट के लिए दिया था, वर्कशीट इनके लिए, शेर अफगन साहब को। तो नंबर 1 इन बच्चों की खूबी ये है कि इन्होंने स्मार्टफोन का इस्तेमाल शुरू किया बचपन ही से। आज भी हम लोगों को परेशानी हो जाती है तो उन्हीं के हवाले करते हैं सेट करने के लिए। दूसरा, सोशल मीडिया नाम की चीज़ हमारे पास तो थी नहीं। जब भी हमारा जी चाहता गप फांकने के लिए तो चबूतर पे बैठ जाते हैं, चाय की दुकान पे बैठते, गुफ्तगू करते। इनकी चाय की दुकान है, इनके कट्टे, इनके चबूतरे इसी के अंदर आ गए। सोशल मीडिया, ये फर्स्ट जनरेशन है जेन जी जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाली जनरेशन है। आपको पता भी नहीं होगा आपके बच्चे कौन कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, मालूम है? बताइए कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं बच्चे? आपके बच्चे जेन जी के होंगे, क्लास में भी होंगे, घरों में भी होंगे, तो सोशल मीडिया में कौन कौन सा इस्तेमाल करते हैं? यूट्यूब और फेसबुक जानते हैं। बस यूट्यूब और फेसबुक जानते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा ये हाँ, अब ये बच्चे इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं, स्पॉटिफाई इस्तेमाल करते हैं, डिस्कॉर्ड इस्तेमाल करते हैं। हमें पता भी नहीं क्या होता है। डिस्कॉर्ड तो बहुत ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है जिसमें अलग अलग चैम्बर बनते हैं डिस्कशन करने के लिए, हिस्ट्री पर करें, फिल्म पर करें, क्रिकेट पर करें, अलग अलग ग्रुप होते हैं, दुनिया भर के लोगों की कनेक्टिविटी होती है। जेन जी बहुत स्मार्ट है इस मामले में। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना इन्होंने सीखा, जेन जी। लेकिन जेन जी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अच्छा जेन जी को आप कोई भी काम दें तो फौरन कनेक्टिविटी। बसेस पूछिए आप, 1 सेकंड के अंदर निकाल कर बता देंगे। यहाँ बैठे हुए चेन्नई से बेंगलुरु जाना हो तो कौन सी बस चाहिए, हम सोचते रह जाएंगे भाई चेन्नई पहुँचकर कैसे जाएं बेंगलुरु। खाना चाहिए 2 मिनट के अंदर हाजिर। ये जिन्नात ही ये बच्चे। रास्ता निकालना है तो 1 सेकंड के अंदर रास्ता निकाल कर आपको बता देंगे। ये नहीं, ये जो कनेक्टिविटी है। लेकिन इस जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ का। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इरिटेशन, अटेंशन स्पैन की कमी। इन बच्चों के अंदर तवज्जो की कमी है। ये आप जब पढ़ाती हैं वैसे टीचर तो 5 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा आपकी बात सुनते ही नहीं। आप 40 मिनट पढ़ाते हैं, आपको लगता है कि आप पढ़ा रहे हैं, नहीं 40 मिनट वो सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन रील ने ख़राब कर दिया। रील 1 मिनट 2 मिनट, तो रील के नतीजे में उनका अटेंशन स्पैन, उनकी तवज्जो ख़त्म हो गई। वो 2 मिनट से ज़्यादा आपकी बात सुन नहीं सकते। वो क्लास में मौजूद हैं लेकिन मेंटली वो प्रेजेंट नहीं है। इसलिए आपको तालीम का तरीक़ा बदलना पड़ता है। जेन जी के लिए तालीम का तरीक़ा बदलना है, तदरीस का तरीक़ा बदलना है। वो अभी हमारा मौजू नहीं है, जेन जी नहीं है। तो ये रील्स ने बहुत बड़ी तबाही मचाई। अच्छा, बड़े लोग भी आजकल बहुत ज़्यादा रील्स में रहते हैं। बाज़ बुज़ुर्गों को देखता हूँ, खुद जमात में भी, रात के 2 बजे देखिए ग्रुप में पोस्ट करेंगे, 3 बजे पोस्ट करेंगे, सुबह में 5 बजे, मतलब इसी में रहते हैं वो। उनको बड़ा मज़ा आता है, दिन रात रील्स में होते हैं। लेकिन उनके रील्स अलग हैं बुज़ुर्गों के, हिंदुस्तानी हालात पर, सियासत पर, इस पर वो देखते रहते हैं। नई नस्ल कुछ और देखती रहती है, उनके गाने बजाने वो हैं, उनकी दिलचस्पी अलग है। लेकिन रील्स बुज़ुर्ग भी आजकल बहुत इस्तेमाल करने लगे हैं। तो ये जेन जी है जो 2012 तक की नस्ल है। उसके बाद 2012 से 2026 तक पैदा होने वालों को जेन अल्फ़ा कहा जाता है। 26 तक, 26 के बाद जो बच्चे पैदा हुए 25 तक है। 26 से जेन बीटा हो गया। अभी वो बच्चे हैं गोद में ही, माँ की गोद में।
ये नस्ल है जिस पर हम बात कर रहे हैं, 2012 से 2025 के आसपास पैदा होने वाले, जो इस वक्त आपकी क्लासेस में मौजूद हैं, राइट। तो अब हम इसमें अंदर जाने से पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप महसूस करते हैं कि आप मुद्दतों से, बरसों से पढ़ाते हैं, तो क्या पिछले ज़माने में जिन तलबा को पढ़ाते थे उससे बिलमुकाबिल आपको ये तलबा डिफरेंट नज़र आते हैं? फ़र्क है उनमें और इनमें? बहुत फ़र्क है। हाँ तो दीजिए ना, इनपुट लेते हैं आपसे, माइक दीजिए। हाँ इधर भी दें। क्या फ़र्क नज़र आता है? बस ये आप समझ में आने लगे तो तदरीस का तरीक़ा बदल जाएगा। 25 साल पहले जैसे आप पढ़ाते थे, 20 साल पहले जैसे आप पढ़ाते थे, आप बिल्कुल पढ़ा नहीं सकते। अगर आप पढ़ाते हैं तो आउटडेटेड हो जाएंगे। पहले के मुकाबले में आपके बच्चे जो हैं सर बहुत ज़्यादा उनके अंदर डिफरेंट है। उसकी वजह ये है कि आज के जो बच्चे हैं पहले से मालूमात का ज़ख़ीरा लेकर क्लास के अंदर आते हैं। वेरी गुड, सही है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है सोशल मीडिया ही है, क्योंकि छोटे बच्चों को पहले ही से वालिदैन जो मोबाइल दे देते हैं, सोशल मीडिया को इतना जानते हैं कि बाद दफ़ा जो है क्लास में असातिज़ा जो होते हैं उनको भी एहसास कमतरी का शिकार हो जाना पड़ता है। बहुत सही, बहुत सही है। बाज़ दफ़े असातिज़ा को भी एहसास कमतरी का शिकार होना पड़ता है। लेकिन आपको तो बहुत यंग हैं, आप तो लगते हैं कि भाई जेन मिलेनियल हैं आप, जेन वाई के आदमी हैं या जेन ज़ी हैं आप? कब पैदा हुए? आप बिल्कुल जेन ज़ी के आदमी हैं आप तो जी। नहीं, हम तो और बड़ों से पूछ रहे हैं। जेन एक्स के लोग जो हैं मौजूद यहाँ, जेन वाई के लोग जो मौजूद हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या फ़र्क पाया आज से 20 साल पहले जिन तलबा को आप पढ़ाते थे उनमें और आज के तलबा में आपको क्या परेशानी होती है, क्या डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है आपकी? हाँ ये जी जी मौलाना सही है। आप तो 2-3 नस्लों को पढ़ा चुके हैं। करीब करीब जी, नहीं आवाज़ नहीं आ रही। मैंने महसूस ये किया कि पहले के बच्चों में दिलचस्पी और लगाव और सुनते थे उस्ताद की बातों। यस। आज के बच्चे मतलब ये कि वो पहले से मालूमात जैसे उन्होंने बताया, वो या फिर ये समझते हैं कि हमको कहीं से मिल ही जाएगा, तो उसमें फिर दिलचस्पी देते नहीं ये क्लास में। ये बहुत सही है। पहले के बच्चे सुनते थे, अब के बच्चे सुनते नहीं। इसलिए नहीं सुनते कि जो असातिज़ा पढ़ाते हैं वो पहले से उन्हें मालूम है, ये मालूम करने का तरीक़ा मालूम है, कहाँ से मिलता है ये इन्फॉर्मेशन, है ना। एहतराम की कमी एक माना लिया जा सकता है, लाजिम नहीं है एहतराम की कमी हो, ये भी आप कह सकते हैं कुछ बच्चों में, लेकिन एहतराम से ज़्यादा वो ये समझते हैं कि हम इनसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, है ना। ये तो आउटडेटेड, इनको क्या पता है, ये उनका ख्याल है, ये सही है। बहुत सी चीज़ों में वो हमसे आगे हैं, मैं अभी बताऊंगा आपको जी। मैंने कहा ना अटेंशन स्पैन कम हो गया, तवज्जो की कमी हो गई। सर बहुत अच्छा, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह मौलाना। इधर ख़वातीन में से कोई बताएं, आपने 2-3 जनरेशन को जो पढ़ाया हो तो उनमें अब जेन अल्फ़ा को पढ़ाते हैं तो क्या आपको दिक्कत होती है, क्या डिफरेंस आप महसूस करते हैं? कोई भी फीडबैक दें, जैसे मौलाना ने दिया। जो सीनियर टीचर्स हैं वो बताएं जिन्होंने 1-2 नस्लों को पढ़ाया हो। मौलाना आपने भी तो जिन हमारी नस्ल को भी पढ़ाया होगा, 1964 से 1974 तक आपने पढ़ाया होगा उन बच्चों को भी जो 1974 के आसपास पैदा हुए, 72 के आसपास। नहीं, आप कब? 83 तक तो पढ़ाई का सिलसिला चलता रहा। अच्छा, मौलाना उससे पुराने हैं। नहीं 83 तक तो पढ़ाई का सिलसिला चलता रहा। फिर कब आए पढ़ाने के लिए आप? 83 में आए। तो आपका जो स्टूडेंट था वो 1975 के बाद पैदा हुआ ना।
आपका जो स्टूडेंट है वो मिलेनियल है, जेन वाई है। जी मौलाना, आप तो मेरे ख्याल से 3-4 नस्लों को पढ़ाए होंगे। 71 से पढ़ा रहे हैं मेरा ख्याल है। नहीं, उससे पहले से 69 से। जी हाँ जी, आ रहा हूँ जी। खिताबत का तरीका आमतौर से पहले जो था, तदरीस में खिताबत का तरीका, हाँ। तो लड़के गौर से सुनते थे और नोट करते थे, लिखते थे कुछ, पहले से भी तैयारी करके आते थे और उस्ताद की बात को गौर से सुनते थे, नोट भी करते थे। आज जो बच्चे हैं वो खिताबत का तरीका उनके यहाँ बिल्कुल नाकाम है। जी बार बार उनको मुतवज्जे कीजिए, हर मिनट में उनकी तवज्जो हट जाती है। यस, सही है। हर बार उनको तवज्जो दिलाइए, इधर देखो, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, हमें सुनो, लेकिन वो बार बार उनकी तवज्जो हटती है। ये खास सही है। इसीलिए हम चाहते हैं कि अब हमें पढ़ाने का तरीका बदलना होगा। ये ज़रा मुश्किल काम है, लेकिन हमें बदलना है, उनको नहीं बदल सकते आप। उनको आप चेंज नहीं कर सकते, एज टीचर भी, एज पेरेंट्स भी आप उनको नहीं बदल सकते, हमें बदलना होता है। यही बड़ा काम है हमारे लिए। जी देखिए, पहले जब पढ़ाते थे तो आप पानी के टैंकी थे, वाटर टैंक थे, वहाँ से ड्रम में पानी आता था, जो आप जो कुछ देते बच्चे बहुत हरीस थे लिखने के लिए, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। अब उल्टा हो गया, हमारे पास जो कंटेंट है वो ड्रम का पानी है और उनके पास जो कंटेंट है वो टैंक का पानी है, तो पानी उल्टा नहीं जाता। इस सख्त पोजीशन ये है। मैं मिसाल दे सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा ख्याल से कभी आप मौका दें तो, ये गुस्ताखी करूँगा मैं, नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी आप मौका दें तो कुरान और हदीस को पढ़ाने के लिए जो टेक्नोलॉजी में नई चीज़ें आ गई, वो अगर हमारे असातिज़ा जान लें तो फिर ये पुराने ज़माने का पढ़ाने का तरीका बदल जाएगा। भाई, कुरान की तफासिर आप किताब खोलकर पढ़ कर आकर पढ़ाते हैं ना। मैं जो दुरूस देता हूँ, आपने देखा होगा, कभी किसी ने देखा होगा मेरे रमज़ान की दुरूस, किसी ने देखा है? तो आपने देखा मैं किन किन तफसीरों के नाम लेता हूँ? आपने देखा है? मैं इमाम बग़वी का हवाला देता हूँ, अबू बकर जस्सास का हवाला देता हूँ, कुर्तुबी का हवाला देता हूँ। आपने देखा नहीं देखा? सुयूती का हवाला देता हूँ। मैंने किस मदरसे में पढ़ा? मेरे पास कहाँ ये किताबें? मेरे घर की लाइब्रेरी में आकर देखें, हैं, मेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, लेकिन ये किताबें तो मेरे पास नहीं है। मैं तो इस रमज़ान कम अज़ कम मैंने 12-15 तफसीरों का, बिल्कुल नादिर तफसीरों का हवाला दिया, जो बहुत से लोगों के मदरसों में भी मौजूद नहीं होंगी ये तफासिर। अगर आप देखना चाहें, मैंने कशाफ का हवाला दिया इमाम ज़मख़शरी को, मैंने इमाम राज़ी का हवाला दिया। तो मेरे पास तो ये किताबें मौजूद नहीं हैं। मैं कैसे जाता हूँ, एक्सेस करता हूँ। ये असल चीज़ कि टीचर्स ये सीख लें तो अब तलबा के लिए लर्न करना आसान है। वो हमसे ज़्यादा एक्सेस है उनके पास। आप एक तफसीर का हवाला दे रहे हैं, वो अगर कंप्यूटर खोल के बैठे तो 10 तफसीर के हवाले से उसी आयत को बयान कर सकते हैं। एक ही आयत को 10 तफसीरों के हवाले से। अच्छा, 10 पेज खोलने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ तर्जुमे में ऐसे देखता हूँ, जब मैं बयान करता हूँ तो अंग्रेज़ी के तर्जुमे मेरे पास एक पेज में 5 तर्जुमे आते हैं। 5 लोगों ने क्या तर्जुमा किया। एक ही पेज में मेरे पास 8 तर्जुमे आ जाते हैं उर्दू के। अरबी के मेरे पास आ जाते हैं। अगर अरबी पर मुझे कमांड नहीं है तो मैं सिर्फ कर्सर लगाता हूं और सब पेज इंग्लिश में हो जाता है। मैं सारे मुफस्सिरीन को इंग्लिश में देख लेता हूं, हालांकि पेज मेरे सामने अरबी में खुला हुआ है, उर्दू में नहीं है मेरे पास, इंग्लिश में नहीं है, अरबी में खुला हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ कर्सर रखकर इमाम राज़ी, इमाम ज़मख़शरी को पढ़ लेता हूँ। ये कभी अलग से हम करेंगे कि टीचिंग मेथड में आप जब तब्दीली लाएंगे तो नए जनरेशन के साथ आप चलेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सही है या मुश्किल है हमारी बात समझने में? अब मुझे नहीं मालूम है कि कितने असातिज़ा ये जानते होंगे, जो यंगर जनरेशन के असातिज़ा हैं वो जानते होंगे कि किस प्लेटफॉर्म में कौन कौन सी तफसीरें मिलती हैं, कौन कौन सी किताबें मिलती हैं। कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन सबकी वाकिफ़ियत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2-4 ऐप हैं, तफ़हीमुल कुरान, फ़ी ज़िलालिल कुरान, तदब्बुर कुरान, लोग इतना निकाल लेते हैं। तो ये है जनरेशन अल्फ़ा को पढ़ाने के लिए, इसलिए कि दे नो मोर देन अस। ज़्यादा जानते नहीं, एक्सेस उनके पास मौजूद है। मैं हमारी बच्चियों के साथ बैठकर बात कर रहा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में।
लेकिन अल्लाह का एहसान है कि हम उनसे ज़्यादा जो इस मामले में टेक्नोलॉजी में आगे हैं, हमारे बच्चों से आगे। तो उन्हें बातें समझ में नहीं आई, तो मैंने फ़ौरन जनरेट करके बता दिया कि फ़िरौन के दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने बताया मूसा अलैहिस्सलाम को सामने से ना दिखाया जाए, साइड में से दिखाया जाए। फ़िरौन से गुफ्तगू हो रही है और मौजिज़े दिखा रहे हैं, तो 1 सेकंड में वीडियो जनरेट करके हमने दिखा दिया। अब आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में खड़े होकर जो बात कर रहे हैं वो आप सुना रहे हैं। तालिब इल्म को दिलचस्पी नहीं है, वो सुनने से ज़्यादा देखना चाहता है। जादूगर रस्सी फेंक रहे हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लाठी फेंक रहे हैं। अब आप कह रहे हैं तो वो तसव्वुर की दुनिया में जाना नहीं चाहते, वो देखना चाहते हैं। तो फ़ौरन आपने जनरेट कर दिया, 1 मिनट के अंदर आपने जनरेट कर दिया। तो जादूगर भी बहुत बड़ा मजमा है, लाखों की तादाद में लोग हैं, क्लैप्स बजा रहे हैं और लोग अपनी अपनी रस्सियाँ फेंक रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आप बता दें पीछे से दिखाएं या फिगर ना दिखाएं, सिर्फ नूर दिखा दें, आप कह दें तो वो नूर दिखा देगा और लाठी फेंकेंगे मूसा अलैहिस्सलाम और वो सांप बनेगा, उसके बाद सारे सांप को निकल जाएगा। ये सब आप 1 सेकंड के अंदर बच्चे जो है जान लेते हैं। दिस इज़ हाउ जनरेशन अल्फ़ा वर्क्स। तो अभी हम जनरेशन अल्फ़ा के पहले ही स्लाइड पर हैं, अंदर नहीं गए हम जी। यहाँ हम रोकते हैं, अभी अंदर नहीं गए हम, सिर्फ जनरेशन्स को मैं समझा रहा था, नस्लें क्या क्या हैं, कितनी नस्लें हैं, उनकी क्या खुसूसियात थी, इस पर हम बात कर रहे थे। इस पर अगर कोई सवाल हो तो कर लें, फिर अब हम जाएंगे जनरेशन अल्फ़ा पर। ये नाम जो है जनरेशन अल्फ़ा जो है, क्यों ये नाम मुनासिब क्या है, क्यों नाम ये पड़ा है? नाम पढ़ने की कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है, बस ऐसे ही रख दिया। साइलेंट जनरेशन तो समझ में आता है, वो साइलेंट है इस वक्त। बेबी बूमर्स तो समझ में आता है कि उनके यहाँ ज़्यादा बच्चे पैदा हुए। खुद हमारे वालिद साहब भी बेबी बूमर थे, मैंने बताया ना कि ये सब नस्लों का आप देखेंगे ज़्यादा बच्चे थे। बेबी बूमर्स का मतलब है कसीरुल आयाल, कसीरुल औलाद। उसके बाद जो नाम पड़ा है उसके लिए कोई वजह नहीं है, वजह तस्मी नहीं है। जनरेशन एक्स क्यों पड़ा, जनरेशन वाई क्यों पड़ा, जनरेशन जी क्यों पड़ा, जनरेशन अल्फ़ा बीटा, ये तो ऐसे ही नाम है, इसमें कोई मानवियत नहीं है। मैंने कहा ना किसी ने बैठ कर तय नहीं किया है, किसी नॉवेलिस्ट ने इस्तेमाल कर लिया, किसी साइकोलॉजिस्ट ने कोई नाम कॉइन कर दिया, बस चल पड़ा। हाँ, इस नस्ल की बेहतर तालीम और तरबियत के लिए कौन सी हिकमत अमली ज़्यादा मौसर होगी, रोशनी डालें। आगे हम डालते हैं। अब देख लें, जिन अल्फ़ा पर हम बात कर रहे हैं, देखिए एक्स वाई जेड तो बहुत आसान है, हम लोग तो कहते रहते ना, अंग्रेज़ी ज़ुबान में किसी चीज़ को फ़लाँ फ़लाँ कहने के लिए हम कहते हैं एक्स वाई जेड। फ़लाना फ़लाना जो हम उर्दू में कहते हैं, अंग्रेज़ी में एक्स वाई जेड है। तो वो एक्स वाई जेड 3 जनरेशन हो गए, एक्स जनरेशन भी हो गई, वाई भी और जी भी, 3 जनरेशन। अब उसके बाद अल्फ़ा बीटा गामा जो है, ये मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज ही है, अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये अल्फ़ा हुआ, इसके बाद बीटा, अभी बच्चा गोद में है, 1 साल का बच्चा है, उसके बाद शायद लोग गामा रख देंगे, फिर उसके बाद की दुनिया कुछ और नाम तराश लेगी। तो ये मेरा अंदाज़ा है कि आगे जो है जनरेशन अल्फ़ा के बाद जिस पर हम बात कर रहे हैं, जो अगली नस्ल आएगी उसका नाम जनरेशन बीटा, वो तो मालूम है, बीटा के बाद गामा हो जाएगा, मेरा अंदाज़ा है। तो कोई वजह तस्मी नहीं है उसके लिए, बस ऐसे ही। ये है इंट्रोडक्शन इस जनरेशन के बारे में जिसे आप पढ़ा रहे हैं। ये बॉन्ड बिटवीन 2010 या 2012, 2012 या 2010 के से शुरू होकर 2025 के आसपास तक जिनकी पैदाइश हुई है, इनको हम जो है जनरेशन अल्फ़ा कहते हैं। इस जनरेशन की खूबी जेन ज़ी से अलग है। जेन ज़ी जब पैदा हुई 7-8 साल की वो नस्ल थी, तब उनके हाथ में ये फ़ोन आया, 7-8 साल। ये वो लोग हैं जो फुल्ली बॉर्न इन डिजिटल वर्ल्ड। आंख जब खुली तो इसी में उनकी आंख खुली, यही इनका खिलौना, इसी में उनकी लोरियां, माँ की गोद यही, माँ का गाना यही, माँ का तराना यही, हर चीज़ उनके लिए यही है। कहानी यहीं से वो सुनते थे, चिड़िया की कहानी, रानी की कहानी, मेंढक की कहानी, सब इसी है, सब यही। वो जो कुछ सीखा उन्होंने इसी से सीखा।
मैं फ़्लाइट में जाते रहता हूँ तो बहुत से बच्चे जो है वो बहुत बहुत बोर करते हैं, 2-3 साल के होते हैं, वो गाना चलाते रहते हैं फ़्लाइट में, नानी तेरी मोर को चोर ले गई, है ना, पता नहीं ऐसे क्या क्या बकवास के गाने सुनते रहते हैं। बस इसी में अब माएँ लगा कर दे देती हैं, फ़्लाइट 2-3 घंटे की होती है, 2-3 घंटे इसी गानों को सुनते रहते हैं हम भी। टर्म कॉइन बाय मार्क मैक्क्रिंडल, एक ऑस्ट्रेलियन सोशियोलॉजिस्ट था, उसने इस टर्म को कॉइन किया, उसने ये नाम दिया मार्क मैक्क्रिंडल। ये रैपिडली टेक्नोलॉजिकल ड्राइवन वर्ल्ड में पैदा होने वाली नस्ल है, रैपिडली टेक्नोलॉजिकल चेंज। अब जो बाद में आने वाली नस्ल है वो तो और भी ज़्यादा जो है डिफरेंट होगी। आपकी दिलचस्पी के लिए बताता हूँ, ये जो जिसे आप पढ़ा रहे हैं वो ये आई जनरेशन है, ये आई। इससे पहले जेनजी वाले तो सिर्फ टेक्नोलॉजी जानते थे ना, सिर्फ टेक्नोलॉजी। ये तो ये आई के लोग हैं, हर काम इस वक्त ये आई कर देता है। आपके इंटरेस्ट के लिए बताता हूं, अभी जो ईरान की जो जंग हुई अमेरिका और इसराइल से, अमेरिका और इसराइल जो है 20वीं सेंचुरी की जंग लड़ रही थी, 20वीं सदी की जंग लड़ रहे थे दोनों ममालिक, और ईरान जो है 21वीं सदी का जंग लड़ रहा था। दोनों में फ़र्क यही है, 21वीं सदी की जंग और 20वीं सदी की जंग। 20वीं सदी की जंग टैंक्स, एरोप्लेन, बम, ये है। 21st सेंचुरी ये आई की जंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जंग है, साइबर की जंग है। तो इतना प्रिसिशन के साथ ईरान ने जो मारा है कि उनके तकरीबन 320 ठिकानों को मारा है और एक ठिकाना भी गलत नहीं गया। 320 से ज़्यादा ठिकानों को ईरान ने मारा, इतना परफेक्ट मारा। और 42 से ज़्यादा उनके एयरक्राफ्ट गिराए गए, जो आज तक अमेरिका कभी इतना खोया नहीं ज़िंदगी में, इतना परफेक्ट उनके पास। उसका तरीक़ा क्या है समझ लीजिए। उसका तरीक़ा यह है कि आसमान में कुछ आंखें हैं, अमेरिका के पास भी आंखें हैं और ईरान के पास भी हैं, सैटेलाइट्स जिसे कहते हैं, कंस्टेलेशन। तो कंस्टेलेशन जो है यानी झुरमुट है, आंखों की झुरमुट, एक आंख नहीं है। उसमें तकरीबन जो है 63 से ज़्यादा कंस्टेलेशन ही जो चाइना के हैं, बेदुतरी, वो जब वो आंख देखती है तो उसका देखना ज़्यादा वसी है, अमेरिका के देखना कम है। अमेरिका कम इलाके को देखता है, इसको वॉर थिएटर कहते हैं। जो जंग हो रही है उसको वॉर थिएटर कहते हैं। तो थिएटर की निगाह, मान लें अमेरिका की निगाह किसी ऑब्जेक्ट को देखना हो, किसी सिटी को देखना है तो 2 किलोमीटर तक अमेरिका देख सकता है, ईरान 5 किलोमीटर तक देख सकता है। फिर उसका जब मारना होता है मिसाइल तो अमेरिका बटन दबा के मारता है, ईरान ये आई के थ्रू से मारता है। वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगा आसमान से, और यहाँ अगर सिपाही बैठा हो तो वो चेक करके बता देगा कि किस अड्डे पर मारना है। अगर मान ले वो सिपाही मर गया या वो फौजी नहीं है तो ये आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ़ौरन 3 सेकंड का इंतज़ार करने के बाद वो खुद फैसला लेता है और परफेक्टली उस जगह मारता है जहाँ मारने का इरादा था। ये आपको पता नहीं चलेगा कैसे ये जंग लड़ी गई है। ये आई की जंग थी जिसमें ईरान के फौजी कभी फैसला लें तो ले, ना लें तो ये आई फैसला लेगा। ये वो प्रिसिशन वार था जिसके नतीजे में ईरान जो फतह याब हुआ। नेगोशिएशन आज तक ख़त्म नहीं हो रहे हैं, नेगोशिएशन टेबल पर ईरान जम कर बैठा हुआ है और अपनी बात मनवा रहा है, इसलिए कि टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी, खासकर ये आई की सुप्रीमेसी उसकी अमेरिका से आगे की है। तो ये है नेक्स्ट जनरेशन की बात, सब टेक्नोलॉजी की जनरेशन है। ये ईरान की जंग के बारे में ये बातें आपको मालूम थी? ये आई का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, बहुत फंटास्टिक किया उन्होंने जी। ये आई जो है मसनूई जहानत, एक तो इंसानी जहानत है, एक मसनूई जहानत है जो मशीन की जहानत है। मशीन की जहानत जो है, देखिए इंसान की जहानत तो उसका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन हम अपनी जहानत का जो इस्तेमाल करते हैं वो अपनी कैपेसिटी से 0.0001% भी इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह ने जो हमें काबिलियत दी है उसका 1 से भी कम फीसद हम इस्तेमाल करते हैं।
जबकि मशीन जो है वो सारी जहानतों इंसानी जहानतों को जमा कर दिया गया, तो उसकी जहानत फिल वक्त हमसे आगे कभी कभी नज़र आती है, आगे नहीं हो सकती लेकिन नज़र आती है। तो मशीन का काम है वो। कोई भी आप एक मौजू दे दें, कुरान की कोई आयत दे दीजिए, उस आयत पर 10 तफसीर के बारे में हम सोचने से पहले 1 सेकंड में 10 तफसीर से तफसीर के हवाले निकाल कर दे देगा। ये है ये आई मस्नूई जहानत, उसकी रीच, उसकी पहुंच, उसके हाथ पैर बहुत लंबे हैं, वो फ़ौरन निकाल कर देगा किसी भी चीज़ के लिए। तो वो जल्दी सोचता है और बहुत जल्द एक्ट करता है। मशीनी जहानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मस्नूई जहानत। डीपली इमर्स इन टेक्नोलॉजी राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। ये वो नस्ल है जो टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा गर्क़याब है कि इससे पहले कोई नस्ल इतनी ज़्यादा गर्क़याब नहीं थी। इस नस्ल की हर चीज़ टेक्नोलॉजी में है। जैसे मैंने कहा, नोट्स लिखना हो तो भी टेक्नोलॉजी से लिखेंगे, ये पढ़ना हो, क़िरात, जैसे आप क़िरात पढ़ाते हैं, ठीक है, आप तजवीद सिखाते हैं, तो आप तजवीद जो सिखाते हैं तो बच्चा सामने आपको सुनकर समझकर वो पढ़ता है। लेकिन घर जाकर क्या करे भाई, आपको 5 बार सुना सकता है, 6 बार सुना सकता है, 10 बार सुना सकता है, फिर क्या करेगा घर जाने के बाद? अब जो ये आई आ गया है, तो ये आई के सामने आप उसको क्लिक कर दीजिए, आप एंटर हो जाइए, आप कहिए कि मुझे सूरह अलम तरा याद करना है, 100 मरतबा वो सुनाएगा, 100 मरतबा अब उसे सुनाइए। जब आप सुनाएंगे उसको तो सही आपने पढ़ा तो ग्रीन टिक दे देगा, आपने गलत पढ़ा तो रेड टिक करेगा, फिर बताएगा कि आप यहाँ कैफा नहीं, अलम तरा कैफा फाला नहीं, अलम तरा कैफा फाला, वो बता देगा। तो ये आई का जो टीचिंग मेथड है वो इतना शानदार है कि बच्चे इससे कुरान याद कर रहे हैं। मैंने वहाँ देखा ओमान में एक दीनी मदरसा है, मौलाना हमारे सिराजुद्दीन नदवी साहब भी वहाँ जाते हैं, तो वहाँ मैंने पहली बार देखा कुरान को कैसे हिफ्ज़ किया जाता है। उन्होंने ये किया कि भाई टीचर पढ़ाते हैं, 50 बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो बड़े हाल में 50 काउंटर लगे हुए हैं, सबके सामने कंप्यूटर है। तो पहले तो उस्ताद ने बता दिया, आइन गैन जो कुछ पढ़ाना है वो बता दिया, तो कहाँ जो है वो इख्फा करेंगे, कहाँ वो इदगाम करेंगे, कहाँ गुन्ना करना है, क्या करना है, वो सब सिखा देंगे। और आज का सबक दे दिया, सूरह बकरा रुकू नंबर 5 हो गया। अब उसके बाद हर तालिब इल्म दिन भर जो एक्सरसाइज करेगा वो अपने कंप्यूटर पर बैठेगा, ईयरफोन लगाएगा, और उसे अगर हुज़ैफ़ी को सुनना हो तो हुज़ैफ़ी को ऑन कर ले, उसे शुरैम को सुनना हो तो शुरैम को ऑन कर ले, फिर इसके बाद 10 मरतबा सुने, 10 मरतबा सुनाए। फिर उसके बाद उन्होंने कंप्यूटर का वो बनाया है, प्रोग्राम बनाया है कि बच्चा वहीं पढ़ेगा, कंप्यूटर में रिकॉर्ड होता जाएगा। जब उसने 10 मरतबा रिकॉर्ड कर लिया तो 10वीं मरतबा उसने देखा कि ये ज़्यादा बेटर है उस्ताद को सुनाने के लिए, तो सिर्फ बटन क्लिक कर देगा, उस्ताद को चला जाएगा। उस्ताद साहब अपने घर में बैठे भी वहाँ से वो सुन लेंगे, अपनी फुर्सत में सुन लेंगे, इस लड़के ने जो है ये करा, जो मैंने दिया था सिलेबस याद किया कि नहीं किया, फिर वहीं उसको बता देंगे। ये मैंने ओमान में देखा था, एक दीनी मदरसे में हिफ्ज़ करने का जो टेक्नोलॉजी का तरीक़ा है, जिसमें उस्ताद से बेनियाजी नहीं है, उस्ताद ही पढ़ाएगा, लेकिन उसके बाद का जो होमवर्क है वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए से होता है। जी, डीपली इमर्स्ड इन टेक्नोलॉजी राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। इवन कुरान भी ऐसे ही सीखते हैं, हदीस भी ऐसे ही सीखते हैं। जी, हदीसों के बारे में हमें नहीं मालूम होता है कि उसकी सनद क्या है। बड़े उलमा से आप जैसे लोगों से पूछेंगे तो आप बता देंगे, लेकिन एक कॉमन मैन कैसे मालूम करेगा? तो अब ये जो नई नस्ल है इसको मालूम है कहाँ जाने से उन्हें इमाम अलबानी ने जो रेटिंग की है उस रेटिंग के मुताबिक कौन सी जो है मुस्तनद है, कौन सी हसन है, पता नहीं क्या हदीसें, वो सारी कैटेगरी जो है इमाम अलबानी की बता देंगे। और हमारा एक छोटा तालिब इल्म हमसे कहेगा, परसों एक लड़की प्रोग्राम में बता रही थी, कुर्बानी पर गुफ्तगू हो रही थी, तो उसने मुझे बताया कि अमीन साहब ऐसा ऐसा है और ये हदीस जो है मुस्तनद है, इमाम अलबानी ने कहा। अब वो लड़की की उम्र जो है मेरे ख्याल से 18-20 साल की थी, तो उसने कहा कि जानवर को कैसे ज़िबा करना है, फलां हदीस है। मतलब 18-20 साल का बच्चा भी जो है ये समझता है कि इमाम अलबानी ने हदीसों की सनद की है, कैटेगरी की है।
हमारे लोगों की बस की बात नहीं थी, हमारे जनरेशन के अंदर ये नहीं थी। हदीसों को हम जो ज़ईफ़ हदीस हैं, मौजू हदीस हैं, सब सुनते थे बचपन में। नेक्स्ट है स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, यूट्यूब आर देयर टूल्स एंड टॉयज। स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, अलग अलग टैबलेट्स होते हैं, है ना, वो और यूट्यूब के ज़रिए से हर चीज़ वो जानते हैं, हर चीज़ वो समझते हैं। क्विक लर्नर्स बहुत जल्द सीखते हैं, उनका ब्रेन जो है ना, जो लर्निंग ब्रेन है, ब्रेन का ऊपर का हिस्सा लर्निंग ब्रेन है, सीखने वाला दिमाग है। दिमाग के अंदर का जो हिस्सा है वो बहुत देर से सीखता है, वो इमोशनल ब्रेन है। जज्बात को कंट्रोल करना जल्दी आसान नहीं है, इमोशनल ब्रेन कम सीखता है, ये ऊपर वाला ब्रेन जल्दी सीखता है, तो दे आर फास्ट लर्नर्स। इनका ये ऊपर का हिस्सा बहुत फास्ट है। लेकिन अटेंशन स्पैन इनका कम है। मैंने कहा ना रील्स की वजह से। भाई रील्स की क्या बुनियादी खराबी है, आप देख लीजिए। कोई भी आप रील खोल लीजिए तो आप जो कुछ देखते हैं उसके मुताबिक आएगा, लेकिन उसका एक पैटर्न है, 6 या 7 टाइप के रील्स देगा वो। पहले मान लें कि आप पुराने गाने देखते हैं तो एक गाना आएगा, 2 मिनट के बाद टक से आप चेंज करेंगे तो जानवर शेर शिकार कर रहा है भैंस का, यह आप देखेंगे। नंबर 2, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ाएंगे तो एक पॉलिटिकल डिबेट आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है एक ये आई की कहानी आ जाएगी, दादी बेटे को सुना रही है पोते को। तो इस तरह से 7-8 का पैटर्न है। फिर वो गाना आएगा, फिर एक जानवर आ जाएगा, फिर उसके बाद दादी की एक कहानी आ जाएगी। तो इसमें 1-1.5 मिनट से ज़्यादा हम टिक नहीं पाते, हमारी तवज्जो से ज़्यादा नहीं। इसका नुकसान क्या है मैं बताता हूँ, या आपके लिए भी, बड़ों के लिए भी, हम जो इस्तेमाल करते हैं। हमारा दिमाग केमिकल रिलीज़ करता है जिसे हार्मोन्स कहते हैं। जब इंसान बहुत अच्छा दर्स दे, अच्छी तकरीर करके आए, तो उसके अंदर डोपामीन आता है, एक केमिकल है जो खुशी का केमिकल है। किसी अंधे को हमने सड़क पार करा दिया, बच्चा क्रिकेट मैच खेल कर आता है तो उसके अंदर डोपामीन आता है, और 2-3 घंटे तक उसका एहसास होता है और फीलिंग होती है डोपामीन का, क्योंकि दिमाग ने रिलीज़ किया हैप्पी केमिकल। बाप ने डांट दिया घर में, बच्चा 2-3 घंटे तक खामोश रहा, गमगीन रहा, उसके दिमाग में कॉर्टिसोल निकलता है और 2-3 घंटे तक उसे डाउन कर देता है। गली में लड़ाई हो गई, रेज आ गया झगड़ा करने के लिए, तो एक दूसरा केमिकल है एड्रेनालाइन। तो पेट के अंदर तमव्वुज होता है। जब एड्रेनालाइन आता है, जब गुस्सा ज़्यादा हो, तो आपने देखा होगा पेट के अंदर तमव्वुज होता है, मौजें आती हैं, तितली या लोटपोट होना जो कहते हैं, तो पेट के अंदर बेकरारी होती है। दिस इज एड्रेनालाइन। लड़ाई हुई, घर आए, 2-3 घंटे तक वो बेकरारी रहती है। ये नेचुरल सिस्टम है। खुश हुए तो 2-3 घंटे तक आपके बॉडी के अंदर ये केमिकल आया डोपामीन। मायूस हो गए तो दूसरा केमिकल आया 2-3 घंटे। गुस्से में थे तो 2-3 घंटे तक ये केमिकल आए। ये सिस्टम है ब्रेन का। अब इसके नतीजे में क्या हुआ कि आपने एक जोक देखा कपिल शर्मा का, हंसे 1 मिनट के अंदर जो है, फिर उसके बाद शेर ने एक छोटे हरन को मार लिया, गमगीन हो गए। फिर उसके बाद आपने ईरान पर जो बमबारी उसको देखा, गुस्सा आया आपको, कैसे ये इस्राएली लोग हम पर हमला कर रहे हैं। फिर आपने आगे बढ़ा दिया, तो 1-1 मिनट के अंदर आपने अपने दिमाग को थका दिया। दिमाग समझ ही नहीं पा रहा है इस बंदे को चाहिए क्या। भाई अगर हैप्पी केमिकल चाहिए होता तो थोड़ी देर इंतजार करता, मैं रिलीज करता था। मेरे रिलीज करने से मैंने इसको क्या उजले थे भाई। तो अभी उसने हैप्पी केमिकल रिलीज करना शुरू किया, आपने बदल दिया। अब उसके बाद दिमाग को ऑर्डर हो गया गुस्से के केमिकल्स रिलीज किए जाएं। दिमाग के नर्व थक जाते हैं। अभी वो गुस्से का केमिकल रिलीज ही कर रहा था, फिर आपने मायूसी की चीज देख ली, तो फिर आपके दिमाग को ऑर्डर हुआ नहीं 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 नहीं, इनको अभी हैप्पी केमिकल नहीं चाहिए, इनको गुस्से का केमिकल नहीं चाहिए, इनको गम का केमिकल। अब गम का केमिकल आने लगा, सेक्स का केमिकल, ये भी एक केमिकल है। खाने का एक केमिकल है। जब आप बहुत अच्छी चीज देखते हैं खाने के लिए तो उसके केमिकल्स अलग होते हैं, तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए ये जनरेशन कंफ्यूज जनरेशन है। उनका दिमाग थक गया है, उनके दिमाग को ऑर्डर ही नहीं मिला, डिसिप्लिन ही नहीं मिला है। क्या सोचना है और कौन से केमिकल को रिलीज करना है,
तो एक एक पल में अगर आप बदलते रहेंगे तो दिमाग थक जाता है, इसीलिए ये किसी चीज़ पर तवज्जो नहीं दे सकते। मेरी ये बात समझ में आई? ऐसा नो? रील्स का नुकसान आपके भी लिए नुकसान है, बच्चों के लिए भी। और इसी वजह से ये जो नई जनरेशन है, इनका प्रॉब्लम ये है कि ये किसी चीज़ पर इर्तिकाज नहीं कर पाते, इसलिए कि उनका दिमाग ही ऐसा पैटर्न बन गया है कि किसी चीज़ पर रुक नहीं सकते। प्रोन टू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है फौरन खुशी, जबकि दुनिया में फौरी खुशी मिलती नहीं। बहुत मेहनत, बहुत सब्र, बहुत लगाव, जमकर काम करना पड़ता है। साइंटिस्ट होता है, बहुत जमकर काम करना पड़ता है। पीएचडी स्कॉलर है, किसी चीज़ पर लगना पड़ता है। नई नस्ल के पास किसी काम में लगने का, जम जाने का, साबित कदम रहने का तस्वुर कम हो गया। ये मुश्किल है उनके लिए। इसलिए आप देखें नई नस्ल, मैंने कई लड़कों का भी पूछा क्या पढ़ना चाहते हो, तो बीई में, बीटेक में कंप्यूटर साइंस, ये आई, यही तो ज़्यादा पढ़ते हैं ना। जबकि कोई बंदा उसमें बायोलॉजी पढ़ना नहीं चाहता, आज की दुनिया में साइंस नहीं पढ़ना चाहता, ज़ूलॉजी नहीं पढ़ना चाहता। क्यों? उसमें बहुत मेहनत है। मैं जब एमफिल कर रहा था साइकोलॉजी में, तो एक लड़का मेरे साथ था एमफिल में, वो बायोटेक्नोलॉजी में बीई कर रहा था। बीई बायोटेक्नोलॉजी में, ये जो दरख्तों से नए नए फल बनाते हैं, नए नए चावल बनाते हैं, टेक्नोलॉजी है ना ये, बीटी कहते हैं इसको। तो उस पर वो सर काम कर रहा था। उसने मुझे बताया, मैं हैरत ज़दा रह गया। कहा कि बाज़ लैब में, हम लैब में 3 दिन तक रहते हैं, और 3 दिन में मतलब तकरीबन 70-72 घंटे, 3 दिन तक हमें रीडिंग लेना होता है, हर एक आवर में, एक एक घंटे में। मैंने पूछा ये कैसे मुमकिन है भाई, 1 घंटे में रीडिंग लेना, हर 1 घंटे में रीडिंग लेना है, और 2-3 दिन। कहा कि उसका तरीका यह होता है कि लैब में हमने उसको रख दिया, उसको केमिकल डालना है, उसका ग्रोथ देखना है, जो कुछ करना है, वहीं बिस्तर बिछाते, वहीं खाना लाता कोई दोस्त, या हम जाकर कैंटीन से लाते। हमने रीडिंग ले लिया, मान लें कि 10 बजे हमने रीडिंग ले लिया, 11 बजे तक हमारे पास टाइम है, सो गए हम। अलार्म रखा, फिर 11 बजे हमने रीडिंग ले लिया, फिर सो गए, फिर 12 बजे ले लिया, फिर उसके बाद रीडिंग ले लिया, गए, नहा धोकर आ गए, खाना खाकर आ गए, 1 घंटा हमने जाग कर गुजार लिया, फिर उसके बाद कुछ लिखते पढ़ते रहे, फिर सो गए। तो 2-2, 3-3 दिन तक लैब में जब इस तरह से एक सुई से बैठते हैं तब काम होता है। नए जनरेशन के लिए दिस इज नॉट पॉसिबल। इल्ला है कि तरबियत हो, इल्ला है कि चेंज हो जाए दिमाग, ये है। तो इनको कहते हैं डिजिटल नेटिव्स। ये पहले शहरी हैं, डिजिटल दुनिया के पहले शहरी ही हैं जिनको आप पढ़ा रहे हैं। हम लोग तो मुहाजिर हैं। इवन जेंजी भी उसी में पैदा नहीं हुई है। जेंजी 7-8 साल के जब थे तब उनके हाथ में गैजेट आया, लेकिन ये वो नस्ल है जो प्योरली यहीं के नेटिव हैं, यहीं के पैदाइश है, यहीं के शहरी हैं। ये आए एन वर्चुअल कंपेनियन। इनका जो साथी है, पिछले ज़माने में साथी दोस्त होते थे, माँ बाप होते थे, पड़ोसी होते थे, अब इनका कोई साथी नहीं है। इनका साथी ये आई। एलेक्सा आपने देखा है? एलेक्सा किसी ने देखा है एलेक्सा? अच्छा, इधर तो हाथ उठ रहे हैं, इधर जी 2-4 लोग जानते हैं। एलेक्सा क्या है? मैंने देखा है हमारे दोस्तों के घर में, मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया जानबूझकर। एलेक्सा जो एक इंस्ट्रूमेंट है वो घर में रखते हैं। वो एलेक्सा हमारी दोस्त है, नाम कुछ भी दे, मेल भी फीमेल भी, जो कुछ चाहे आप बना सकते हैं। तो ये एलेक्सा जो है हमारी फ्रेंड हो जाती है बचपन से। अब ये एलेक्सा हमारा जो अगर बच्चा है, मान लें हमारी बेटी है कोई, मान लें इज़्ज़ा, तो वो सुबह उठने के साथ, इज़्ज़ा वक्त हो गया स्कूल के लिए, आज क्या दिन है? पीर है क्या? मंगल है। आज ट्यूसडे है, तुम्हारी क्लास सुबह 8 बजे से शुरू होने, उठो। वो उठाएगी, फिर ये सलाम करेगी उसे, गुड मॉर्निंग एलेक्सा,
हाय गुड मॉर्निंग, हाउ यू, यस फाइन फाइन, हाउ वाज योर नाइट, यस फाइन आई हैड स्लीप, वो बात करेगी। फिर उसके बाद वो कहेगी देखो आज ट्यूसडे है, आज स्पोर्ट्स का दिन है, यूनिफॉर्म स्पोर्ट्स की निकाल लो। अरे रे 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 मैं तो भूल गई थी, अच्छा स्पोर्ट्स के। फिर उसके बाद देखो स्पोर्ट्स के बाद मैथमेटिक्स के टीचर ने कहा है कि स्पेशल क्लास है, वो मैथमेटिक्स के पेपर्स भी ले जाना है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर अलेक्सा बोलेगी अच्छा तैयार हो गए हो भाई, वक्त हो गया है, गाड़ी आने वाली है। हाँ अलेक्सा मैं तैयार हो रही हूँ, प्लीज़ वेट 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 वेट। अलेक्सा ये बताओ कि आज मौसम कैसा है? तो अलेक्सा बोलेगी आज बारिश होने वाली है, छतरी उठा लो। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे छतरी, अम्मी अम्मी छतरी कहाँ है, छतरी कहाँ है? छतरी तलाश करके उसने निकाल लिया। फिर उसके बाद अलेक्सा बोलेगी कि कल तुमने मम्मी से कहा था फला नाश्ता बनाने के लिए, नाश्ता तैयार है, या तुमने ऑर्डर करना है तुम्हारे लिए, अच्छा ठीक है तुम स्कूल जाओ मैं ऑर्डर करती हूँ। फिर अलेक्सा ऑर्डर कर देगी, आपको बर्गर चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, 12 बजे पहुँचाना है, स्कूल में पहुँचा देगी वो एलेक्सा। तो एलेक्सा जो है हमारी इस नई नस्ल की साथी है। आप जो चाहें रख लें उसका नाम, मेल बना लें फीमेल बना लें, हमारी नई नस्ल उसी से वाबस्ता है साहब। एलेक्सा से पूछें भाई आज मैथमेटिक्स का पेपर है, मुझे ज़रा 2025 का पेपर निकाल कर दिखाओ। वो बोलेगी अच्छा ठीक है, तुम अपना कंप्यूटर खोलो, अपना फ़ोन खोलो, मैंने भेज दिया है, देख लीजिए 25 में क्या पेपर आया, 24 में क्या पेपर आया। अलेक्सा ये क्वेश्चन नंबर 3 मेरी समझ में नहीं आया। बोलेगा अरे ये तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके टीचर ने पढ़ाया, फलां चैप्टर से है, ये पैराग्राफ याद कर लो काफ़ी है तुम्हारे लिए। अच्छा अलेक्सा ऐसा है क्या? मेरी बात कोई परी की कहानी लग रही है क्या जी? जी भी आप कहेंगे टेक्नोलॉजी इतनी आगे है कि हम कहेंगे मे बी हो सकता है, मे बी, हाँ इनकार तो है ही नहीं। अब जो भी आप कहेंगे उसके इनकार नहीं हो सकता है। नहीं ये मैं नहीं, ये तो आपके यहाँ मजमे भी जानने वाले लोग हैं। अगर कोई जानने नहीं वाला होता तो आप कह सकते भाई अमीन साहब, हाँ जी जी जी। इनकार नहीं, अब आप देखिए जब टीचर आप पढ़ाते हैं तो आप किसी दिन बच्चे से पूछ दीजिए कि आज एलेक्सा ने क्या कहा है क्लाइमेट के बारे में, वो खुश हो जाएगा भाई टीचर जो है एलेक्सा के बारे में पूछ रहा है ना। फिर आप उससे कुछ और इंटरेक्ट कीजिए, दिलचस्पी हो जाएगी। तो टेक्नोलॉजी ने दुनिया को इतना चेंज कर दिया है कि टूल्स लाइक एलेक्सा एक्ट लाइक सिबलिंग फिगर्स, भाई बहनों की तरह ही है एलेक्सा। कंफ्यूज रियल रिलेशनशिप विद वर्चुअल असिस्टेंट्स, इनका प्रॉब्लम ये हो जाता है कि भाई बात करने में, बहन की बात करने में और एलेक्सा की बात करने में किसी जगह जाकर कंफ्यूज हो जाता है। मतलब वो घर की तीसरी फर्द है, वो एक भाई है, एक बहन है और तीसरी बहन एलेक्सा है। खुद हमारे लिए भी, हम भी ये आई कि इतने आदी हो गए, एलेक्सा तो नहीं करता मैं, कि बहुत सी चीज़ें उससे पूछ कर ही करना पड़ता है। वो गया कि अब हमारा एक डॉक्टर बन गया, हमारा असिस्टेंट बन गया, हम उससे पूछ कर ही करते रहते हैं। तो ये है नई नस्ल का मसला, नीड गाइडेंस एंड टेक ह्यूमन बाउंड्री। इन्हें जो सिखाना है वो ह्यूमन और टेक्नोलॉजी की बाउंड्री सिखाना, ये आपका काम है, टीचर्स का काम है कि टेक्नोलॉजी की बाउंड्री अलग है, ह्यूमन बाउंड्री अलग है, बहन अलग है, एलेक्सा अलग है, दोनों एक नहीं हो सकते। क्यों? आप जो मंथली सब्सक्रिप्शन ले रखा है उसके नतीजे में एलेक्सा बात करती है, आप पेमेंट बंद कर दीजिए अगले महीना, वो बात ही नहीं करेगी एलेक्सा। आप पूछें एलेक्सा एलेक्सा, जवाब ही नहीं देगी, मुझे सुनाई नहीं देता ये कहेगी। मुझे 2025 का पेपर दीजिए, तो वो कहेगी कि क्या चाहिए। अरे भाई 2025 का पेपर दीजिए, क्या चाहिए? 2025 का पेपर दीजिए, क्या चाहिए? आप चिड़चिड़ा जाएंगे। तो वो कैसे बहन हो गई भाई? आपका पेमेंट जब तक जाता रहेगा तो वो मशीन जो है कनेक्टेड है, उस मशीन से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है एलेक्सा से। मैं भी ऐसे, मेरा जो कई सालों से सब्सक्रिप्शन है ये आई का, किसी महीने मैंने पेमेंट नहीं किया और मैं कोई उसमें सवाल करता हूँ, किसी तफसीर के लिए पूछता हूँ, किसी और चीज़ के लिए, वो पूछता है कि भाई क्या बोलना है। मैंने कहा फलां बोलो, क्या बोलना है। मैं कोई टेक्स्ट पेस्ट करता हूँ तो वो कहता मैं पढ़ नहीं सकता। मैं अगर कोई टेक्स्ट उसमें डाल दूँ तो वो कहता है मैं पढ़ नहीं सकता। तो ये पेमेंट बेस्ड है, जबकि बहन ऐसा नहीं करेगी। बच्चों को सिखाना पड़ेगा, फ़र्क है दोनों में। अच्छा ये ऑटोमेशन, ये भी हमारी नई नस्ल का मामला है। हर चीज़ ऑटोमेटेड है, यानी ये है कि घर कार में बैठे हुए ही घर जा रहे हैं,
तो घर का गेट ऑटोमेटिक खुलेगा जैसे ही आप जाएंगे। आप में से जो लोग दुबई वगैरह जाते हैं, आपने देखा होगा दुबई में आप पासपोर्ट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंगापुर में तो कम से कम अंगूठा लगाना पड़ता था। दुबई में यह है कि आप उतरे, दो क्लासिफिकेशन है। एक वो लोग हैं जो हम जैसे लोग हैं, जो लाइन में खड़े होते हैं और पासपोर्ट दिखाते हैं, और जो वहाँ के लोग हैं कुछ नहीं करते, एक साइड का चैनल है, वो चलते रहते हैं। तो ऑटोमेटिक उनके चेहरे से मालूम हो जाता है ये कौन है, ये किस फ्लाइट में गए, किस फ्लाइट से आ रहे हैं, सारा इन्फॉर्मेशन है, ऑटोमेशन। और ऑटोमेटिक उनके उसमें लग जाता है ये अंदर आ गए दुबई के अंदर। ऑटोमेशन, हीटर गर्म करना है ऑटोमेशन, एसी चलाना है ऑटोमेशन, एवरीथिंग ऑटोमेटिक है। इस नस्ल की एक बड़ी खूबी यह है कि ग्लोबल अवेयरनेस इनके पास पाया जाता है। आलमी सतह पर जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बहुत बारीकी से इनके पास मालूमात है। हमारे पास नहीं है, खुद मेरे पास नहीं है। मैं इतना पढ़ता लिखता हूँ, मुझे नहीं मालूम होता है। सिर्फ एक मंजर में दिखा दूँ कंप्यूटर में, जैसे ही इसमें जो है स्क्रीन सेवर आता है, स्क्रीन सेवर में बताऊँ बच्चों को तो बता देंगे फ़ौरन ये मलेशिया है कि इंडोनेशिया है कि फ़िलिपीन है, या साउथ अमेरिका है कि नॉर्थ अमेरिका है, ये दरख्त कहाँ का है, ये पत्थर कहाँ का है, ये मिट्टी कहाँ की है, आलमी सतह पर वो बात कर सकते हैं। अभी इसराइल ने 2 साल तक गज़ा पर बमबारी की, तो उसके नतीजे में जो नई नस्ल है, पूरी नई नस्ल, इन्होंने अमेरिकन प्रोडक्ट्स को, इसराइली प्रोडक्ट्स को बाइकआउट किया। हमें नहीं मालूम है कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिसे बाइकआउट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा पेप्सी मालूम है, कोको कोला मालूम है। ये वो नस्ल है, इनके पास एक ऐप है नो थैंक्स। हमारी बच्चियां भी, हालांकि हमारी बच्चियां भी बहुत शौकीन थी आइसक्रीम की और खाने पीने की चीज़ें और कॉस्मेटिक्स। अब यह है कि कोई कपड़ा, कोई शू, कोई आइसक्रीम, कोई लिपस्टिक लेने से पहले यहाँ टाइप करके देखेंगे। सिर्फ QR कोड लगाना है, वो बता देगा कि इस कंपनी वाला इसराइल को पैसे देता है तो इनटू नो, ये कंपनी वाला इसराइल को पैसे नहीं देता है टिक। अब हमारे घर में जो प्रोडक्ट्स आने लगे वो 90% कम हो गए। जूते से लेकर, चश्मा से लेकर, कपड़ों से लेकर, खाने से लेकर, पीने से लेकर, एवरीथिंग। ये जनरेशन इंटरनेशनल तौर पर हसास है। फ़लस्तीनियों का दर्द इन बच्चों में हमसे ज़्यादा है। हम तो सिर्फ दुआ करते हैं, पेप्सी भी पीते रहते हैं। हम तो दुआ करते हैं और सारी चीज़ें जो है उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। ये बच्चे नहीं करते। साबुन छोड़ दिए लोग, शैम्पू छोड़ दिए औरतें। भाई लड़कियों को तो शैम्पू बहुत पसंद है ना, तो डव का शैम्पू और पता नहीं कौन कौन से शैम्पू जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, सब छोड़ दिया इन्होंने, इंडियन ब्रांड का। इवन घर में कपड़ा धोने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं डिटर्जेंट, इन्होंने सब बंद कर दिया। अब मैं भी अपने घर में वो टाटा का एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ, बाकी सब छोड़ दिया हम, सर्फ ये सब। मतलब इंटरनेशनली कनेक्टेड और हसास नस्ल है ये। इस एक स्लाइड के बाद आप उस पेपर को पढ़िए, इस एक स्लाइड के बाद उस पर काम करेंगे आप। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड है टीचर्स के लिए, और ये इस वक्त दुनिया में राइज है, मदरसों में राइज नहीं है। मगरिबी दुनिया में इसको राइज हुए 5-7 साल हो गए। हिंदुस्तान में अभी ये सिस्टम आ रहा है। नंबर 1 है दे प्रेफर पर्सनलाइज्ड लर्निंग ओवर ट्रेडिशनल क्लासरूम। जो रिवायती क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता था अब वो आउटडेटेड हो चुका है। अब पर्सनलाइज्ड लर्निंग का मतलब है क्लास में अगर 30-40 बच्चे हैं तो 30-40 बच्चों को अपने तरीके से पढ़ने का एक शौक़ होता है, तो टीचर उनके लैपटॉप पर, उनके फ़ोन पर कुछ चीज़ें भेजता है पढ़ने के लिए। किसी को हिस्ट्री से ज़्यादा दिलचस्पी है, किसी को डाटा से ज़्यादा दिलचस्पी है, किसी को लिंग्विस्टिक में ज़्यादा दिलचस्पी है, तो उसके हिसाब से एक कॉमन पढ़ाई भी होगी। 2 क्लास दिन में होते हैं। हमारे पास दोस्त जो ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में वो बताते हैं कि सुबह के 2 क्लासेस कॉमन हैं, उसके बाद कोई क्लास कॉमन नहीं है। लाइब्रेरी में चले जाएं, पार्क में चले जाएं, और फिर वहाँ उनकी 2 क्लास होगी। किसी को लैंग्वेज में ज़्यादा दिलचस्पी है, किसी को फलां में दिलचस्पी है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, उसके लिए टीचर पहले से तैयारी करेगा, वीडियो भेज देगा, शीट भेज देगा टीचर, उसके लिए वर्किंग शीट भेजेगा,
ये सब भेज देगा। लेकिन 50 बच्चे हैं तो मान लें उसमें 10 कैटेगरी हैं, तो 5-5 के हो गए। तो इस 5 को एक अलग भेज दिया, इस 5 को एक अलग भेज दिया, इस 5 को एक अलग आइटम भेज दिया। बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, ग्राउंड में पढ़ रहे हैं, दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं। क्लासरूम सुबह से शाम तक का तस्वर ख़त्म हो गया। पर्सनलाइज्ड लर्निंग। अब ये ज़रूरी नहीं कि हर आदमी सब कुछ पढ़े। पहले ज़माने में क्या होता था, मदरसे में सब तफसीर, कुरान, हदीस, फिक़्ह लाजिम था। उसके नतीजे में अक्सर व बेशतर किसी चीज़ में माहिर नहीं बनते थे। आपके 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे किसी में माहिर नहीं होते सिवाय 10 के। 10 बच्चे किसी चीज़ के माहिर हो जाते थे। अब ऐसा नहीं है, इस सिस्टम में 100 में से 50 बच्चे किसी न किसी चीज़ के माहिर हो जाएंगे। हमारा एक दोस्त है नदवी, वो कहता है मीन साहब मैंने पढ़ा, लैंग्वेज इसकी इतनी शानदार, अरबी इतनी शानदार है, बाज़ दफ़े वो उर्दू और अंग्रेज़ी कम बोलता है, अरबी ज़्यादा बोलता है, क्योंकि उसका फ़ॉरेन के पेशेंट से ताल्लुक़ है। वो कहता है मैंने सब पेपर बस पास करने के लिए किया, लेकिन अरबी की फ़लाँ फ़लाँ किताबें मुझे पूछें आज भी असबर हैं, मैं चैलेंज करता हूँ कोई मुझसे मुकाबला कर ले। उसका शौक़ था, अदब की किताबें पढ़ता था। तो अब मदरसे की तालीम में हदीस भी पढ़ना था, फ़िक़्ह भी पढ़ना था। उसने कहा मैं कुछ भी नहीं जानता, तफसीर भी नहीं जानता। तो ये है जदीद तरीक़ा कि आप इंडिविजुअल की क्या ज़रूरत है वो देख कर पढ़ाएँगे। ये आई फॉरवर्ड लर्निंग, ये आई के ज़रिए से लर्निंग की कुछ चीज़ें आप दीजिए, खुद उनसे कहिए भाई ये 4 नुक्ते हैं, ये आई के ज़रिए से तुम नोट्स बनाओ। नोट्स बना के लाएंगे बच्चे। अडेप्टिव मेथड्स, नए मेथड्स, उससे बच्चे सीखेंगे। कुछ यूट्यूब से निकालेंगे, कुछ फेसबुक से निकालेंगे, कुछ AI से निकालेंगे, कुछ फिल्म, डिजिटल जो फिल्में होती हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, उससे निकालेंगे। वो रिस्क ऑफ लूजिंग कलेक्टिव लर्निंग, इसका एक नुकसान ये है कि इज्तिमाई तौर पर जो सीखा करते थे उसमें कमी आएगी। सेल्फ पेस्ड एजुकेशन गेनिंग पॉपुलैरिटी। सेल्फ पेस्ड का मतलब है एक बच्चा अगर आपका अरबी दुबम की जो क्लास है 12 महीने क्यों पढ़े भाई? लाजिम क्या है? दुनिया सवाल करती है कि मैं अगर 10th पढ़ रहा हूँ, 11th पढ़ रहा हूँ, तो 12 महीने क्यों गुजारूँ, 1 साल क्यों गुजारूँ? अगर मैं 3 महीने में ख़त्म कर सकता हूँ तो मुझे 10th पास कराइए, 11th में भेजिए। मैं अगर 11th जो है 3 महीने में, 4 महीने में पढ़ के दिखा सकता हूँ, टेस्ट कर लीजिए ना मुझे, तो 12th में भेजिए मुझे, क्यों बिठा के रखें यार? ग्रेजुएशन में 3 साल क्यों करूं भाई? आपको इतना सिलेबस पढ़ना है ना, मैंने पढ़ लिया, 1 साल के अंदर दे दीजिए मुझे डिग्री। ये दुनिया कहती है, ये वो नस्ल है जिसमें पेस्ड लर्निंग है। फास्ट लर्निंग करेंगे तो आगे जाएंगे। एक लड़का एक सब्जेक्ट नहीं समझ रहा है, 24 महीने चाहिए, ले लो 24 महीने, 2 साल पढ़े रहो, फेल होने का तस्वुर नहीं है इसमें। तो ये ऐसा हो गया कि आज की दुनिया में सेल्फ पेस्ड एजुकेशन है, जो जितनी तेज़ी से पढ़ सकता है उतनी तेज़ी से आगे बढ़ा देती है। ये पढ़ाने के तरीके आ गए। तो बाकी चीज़ हम बाद में लेते ही, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, 2 घंटे के अंदर हम खत्म नहीं कर सकते। अब हमने आपको शीट दिया है, उस शीट को पढ़िए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें आप खुद समझ सकते हैं। पहला ये है कि आप नई नस्ल को, अपने क्लास के बच्चों को जहन में रखकर कुछ चीज़ों का आप अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए। एक स्टेटमेंट पढ़िए, कम है, कभी कभार है, अक्सर है, क्या देखते हैं आप, उसकी इंटेंसिटी क्या है वो आप देख लीजिए। फिर गौर व फिक्र करें, आप अपने ग्रुप बना लें, 2-2, 4-4, 8-8 लोग ग्रुप बना लें और उसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं। उसके बाद सरगर्मी नंबर 2 नेक्स्ट पेज में हमने दिया है, वो ये कि आप अपने आप से नई नस्ल को कंपेयर कीजिए। आप तफरीह क्या करते थे, ये लोग क्या करते हैं, आपकी तवज्जो का मामूल कितना था, आज की तवज्जो का मामला क्या है, मालूमात तक रसाई आपकी कैसे होती थी उस ज़माने में, अब कैसे हो रही है, इसको आप देखिए। उसके बाद बहस कीजिए, क्या बच्चे ख़राब हैं या हालात बदल गए हैं। जनरेशन अल्फ़ा की सबसे बड़ी ताकत क्या है, कौन से तदरीसी तरीक़े अब मौसर नहीं रहे, ये टीचर्स का काम है समझना। फिर सरगर्मी नंबर 3 है हमने बताया, और ग्रुप डिस्कशन है। तो मेरा ख्याल है कि आप इसको शुरू कर सकते हैं, ग्रुप बना लें, 7, 8, 10 लोग जैसे चाहें बना लें। पहले इंडिविजुअल फिल कर लीजिए, फिर ग्रुप में डिस्कशन करें।